चलो, तो भारत में राष्ट्रवाद की हम बात करेंगे और इतिहास का अगला टॉपिक है राष्ट्रवाद। इसी राष्ट्रवाद की भावना से भारत आज़ाद हुआ, लेकिन भारत आज़ाद होने के लिए उसे राष्ट्रवाद पनपने के लिए बहुत समय की ज़रूरत पड़ी। यानी ये 1 साल या 2 साल में राष्ट्र भावना की जो भावना है, राष्ट्रवाद की जो भावना है, वो 1 से या 2 साल में नहीं हुआ। इसके लिए उन्होंने कम से कम 100 साल तक उन्होंने प्रयास किए। और राष्ट्रवाद जब पनपा तो धीरे धीरे राष्ट्रवाद पनपने लगा। अर्नेस्ट रेनर एक व्यक्ति है जिन्होंने राष्ट्र का, एक राष्ट्रवाद अलग है, राष्ट्र अलग है। उन्होंने राष्ट्र की एक परिभाषा दी अर्नेस्ट रेनर ने कि समान नस्ल, समान धर्म, समान भाषा या समान क्षेत्र के लोगों को राष्ट्र कहते हैं। यानी राष्ट्र एक ऐसा लोगों का समूह है जो समान भाषा, समान क्षेत्र, समान धर्म से जुड़े होते हैं। उनको क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। और उन लोगों का समूह जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं, और उनसे उनके प्रति समर्पण और प्रेम की भावना, ये क्या कहलाता है? राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवाद कहलाता है। और राष्ट्रवाद का उदय अगर देखा जाए तो यूरोप में हुआ। ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रवाद का यूरोप कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। तो राष्ट्रवाद विभिन्न कारणों से पनप जाता है। राष्ट्रवाद विभिन्न कारणों से पनप जाता है, और वो कारण बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम भारत में किसी दूसरे राज्य में जाते हैं और वहाँ से लोगों से मिलते हैं, मान लो वो कहते हैं हम बिहार से हैं, तो आपका और उनके बीच एक संपर्क, अलग अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन जब वो कहते हैं कि हम सेम डिस्ट्रिक्ट से, अगर पता चलता है कि सेम डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो उनके बीच में जो राष्ट्रवाद की भावना है वो और अच्छा पनप जाता है। अगर आप विदेश में कहीं रह रहे हो या आप विदेश कभी जाते हो और आपको लगता है कि भारतीय है, तो आपको कितनी खुशी मिलती है। उस समय भारत ही आपके लिए क्या है? अलग से राष्ट्रवाद की भावना को करता है। लेकिन आप बिहार में ही घूम रहे हो, तो भारत के लोग तो बिहार में भी रहेंगे। लेकिन जब आप बिहार में घूम रहे हो और अपने गांव के लोगों के साथ देखोगे, तो आप कितना महसूस करते हो राष्ट्रवाद की भावना। तो ये भावना क्या है कि समय पर डिपेंड करता है, जगह पर डिपेंड करता है, क्षेत्र पर डिपेंड करता है, भाषा पर डिपेंड करता है। आज बिहार में कुछ ऐसी घटना हो जाती है, जो यूपी और बिहार लड़ रहे हैं किसी काम के लिए, तो क्या बिहार के लोगों में वो राष्ट्रवाद की भावना होगी कि नहीं होगी? बिहार और यूपी के लोगों में होगी। बिहार के लोगों को बिहार के लिए और यूपी के लोगों को यूपी के लिए, ये राष्ट्रवाद की भावना हो गई। लेकिन अगर कोई विदेशी आक्रमण करता है हम पे, तो क्या वहां पर यूपी वाला जाएगा, बिहार वाला जाएगा तो हम जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देश के प्रति राष्ट्रवाद बना होगी। तो आदमी का जो राष्ट्रवाद है वो खुद के लिए हो सकता है, घर के लिए हो सकता है, फैमिली के लिए हो सकता है, गांव के लिए हो सकता है, समाज के लिए हो सकता है। लेकिन हमें जो यहाँ पढ़ना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है? भारत में राष्ट्रवाद की भावना किस तरीके से पनपी। तो एक समय के अनुसार अगर हम देखें राष्ट्रवाद की भावना, तो सबसे पहला समय आता है जब 1857 की क्रांति हुई। 1857 की जगह जगह पे क्रांति हुई, लेकिन अंग्रेजों ने उस क्रांति को कहीं ना कहीं दबा दिया। सभी जगहों पर अंग्रेजों ने क्या करा? उन क्रांति को दबा दिया। कुछ नेतृत्व के कारण दब गए, कुछ असंगठित लोगों के कारण दब गए, सबका समय पर सहयोग न मिलने के कारण दब गए। तो राष्ट्रवाद की भावना का जो उदय होता है भारत में, अगर हम देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद राष्ट्रवाद का उदय होता है। समय के अनुसार अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर कुछ समय भी लिखे हैं आप सभी के लिए, ताकि आपके लिए एक भारत आज़ाद होने से लेकर 1857 की क्रांति से लेकर 1947 यानी 90 वर्षों के बीच में कुछ ऐसे समय बीते जिसमें राष्ट्रवाद की भावना पनपी। और उन्हीं भावनाओं को एग्जाम में कभी कभी ऑर्डर में पूछ लिया जाता है। राष्ट्रवाद की भावना तो पहला आता है 1857 की क्रांति, जो हमने पढ़ी लिया। इनके अंदर भी हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में हम इनकी चर्चा भी करेंगे, वो टॉपिक बाई टॉपिक। लेकिन यहाँ पर संभव नहीं है, यहाँ पर अभी बस ये संभव है कि हम इन चीज़ों को समझ लें। तो 1870 में
1870 में क्या हुआ था, वंदे मातरम की स्थापना हुई थी, यानी रचना हुई थी। और वंदे मातरम की रचना किसने की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जब उन्होंने वंदे मातरम की रचना की तो वहां पर देश में एक अलग से राष्ट्रवाद की भावना जब पनपी। क्या पनपी, राष्ट्रवाद की भावना। और कौन सी भावना, कि वंदे मातरम। आज भी हम अगर भारत में कुछ होता है तो क्या करते हैं, वंदे मातरम। 15 अगस्त 19 और 26 जनवरी को ये शब्द तो आम है। तो वंदे मातरम एक राष्ट्रवाद के लिए सबसे बड़ा कारण बना, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या करा, रचना किया। ओके, उसके बाद 1885 कुछ समय के बाद ही बंगाल में मुंबई में कांग्रेस की स्थापना होती है। एओ ह्यूम के द्वारा। कांग्रेस के बारे में अलग से पढ़ेंगे, जिसमें उसके अधिवेशन, उसमें कुछ ऐसे कारण हुए, कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ, किस अधिवेशन में कौन से जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी को अलग से पढ़ेंगे। लेकिन राष्ट्रवाद में, भारत के राष्ट्रवाद में एक कारण पनपा, वो है कौन, कांग्रेस की स्थापना 1885 में। और कांग्रेस की स्थापना मुंबई में होती है और वेमेश चंद्र चटर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। इसके समय बीतने के बाद 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। अगर हम बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल का विभाजन गलत था, क्योंकि जो लोगों ने, भारतीय लोगों ने, यानी बिहार और बंगाल के लोगों ने एक सहमति पारित किया था, उड़ीसा के लोगों ने, कि हमें बंगाल से बिहार को अलग नहीं करना है, हमें बंगाल और बिहार अलग चाहिए। क्योंकि बंगाल के जो भाषा थे, क्षेत्र थे, धर्म थे, वो अलग थे, और बिहार उड़ीसा के लोग के धर्म, क्षेत्र, भाषा क्या थे, अलग थे। तो वो भाषाई आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, नौकरी के आधार पर, क्योंकि बंगाल के लोगों को नौकरी ज़्यादा दिया जाता था और बिहार में ही बिहार के लोगों को नौकरी नहीं दिया जाता था, इसलिए कुछ लोगों ने आक्रोश दिखाकर वहाँ पर इसकी मांग की। लेकिन अंग्रेजों ने उसको क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, जो आज बांग्लादेश है वो, और एक बांग्लादेश जो अपना बंगाल है वो। इसमें कुछ असम का भी कुछ भाग बांट दिया गया था, जो कि भारतीयों के लिए, बिहार के लिए, उड़ीसा वालों के लिए ये अच्छा नहीं था। इसलिए उन्होंने उस चीज़ को रद्द करने की बहुत कोशिश की। उसमें भारत के एक महान वीर का भी नाम आता है, सचिदानंद सिन्हा। इन लोगों का भी नाम वहाँ पर आता है इन चीज़ों में। उसके बाद जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो 1905 में ही एक राष्ट्रवाद की भावना को जगाने वाला एक और चित्र सामने आया, भारत माता। लोग यहाँ पर अब भारत को केवल और केवल भारत नहीं, अब भारत माता कहने लगे। तो भारत माता का जब विचार सामने आया तो भारत माता का चित्र बनाने वाला कौन था, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में भारत माता के चित्र जब बनाकर सबके सामने प्रस्तुत किया तो वो राष्ट्रवाद की भावना को जगाने वाला एक अलग ही चेहरा था, अलग ही स्वरूप था उस चीज़ का। जब लोगों में एक भारत माता की जय का नारा भी सुनने को लगा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इस तरीके से भारत माता एक लोगों के प्रति, एक राष्ट्र के लिए एक भावना उत्पन्न हुई। ओके, तो 1905 में उसी के समय मुस्लिम लीग आगा खां और सलीमुल्लाह, इन दोनों के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की भी स्थापना होगी। कब, 1906 में, क्योंकि वो अपना एक अलग मांग कर रहे थे। आपको मैंने बताया कि कुछ लोग ऐसे थे मुस्लिम धर्म में, मैंने बताया कि जब कुछ लोग ऐसे थे जो बंगाल विभाजन को क्या कर रहे थे, बंगाल विभाजन को क्या कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे कि बंगाल विभाजन नहीं, सॉरी, कांग्रेस का जो है स्थापना को बहिष्कार कर रहे थे। क्यों, कि इसमें कोई मुस्लिम शामिल नहीं हो। तो ऐसे भी कुछ कारण राष्ट्रवाद को पनपने के कारण थे। फिर आता है 1907 में ही बंगाल में, 1907 में ही सूरत अधिवेशन में अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग का, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। किसमें, नरम दल और गरम दल। तो कांग्रेस का विभाजन भी एक राष्ट्रवाद को
पनपने का कारण बना नरम दल और गरम दल। इन सभी की चर्चा हम करेंगे जब कांग्रेस पढ़ेंगे, वहां पर हम इन चीजों की खुलकर चर्चा करेंगे। फिर आया 1911 में दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार के ऊपर भी हम कुछ चीजें चर्चा करेंगे कि बिहार कैसे बना, उड़ीसा कैसे बना, बंगाल विभाजन क्यों हुआ, क्या कारण थे, इन सब चीजों की चर्चा भी हम करेंगे। ओके, तो बंगाल विभाजन के बाद 1911 में दिल्ली दरबार हुआ। इस दिल्ली दरबार की दो खास बातें आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दिल्ली दरबार में पहला कारण था, पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि किस समय कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली को क्या बनाया गया, राजधानी बनाया गया। दूसरा कि इसी समय बंगाल विभाजन को क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और अगले ही वर्ष 1912 में बिहार को और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। ओके, ये सब पढ़ेंगे। बिहार की स्थापना जब पढ़ेंगे, इन चीजों की हम चर्चा वहां करेंगे कि क्या कारण थे वहां पे। फिर 1911 के दिल्ली दरबार खत्म होते ही प्रथम विश्व युद्ध सब शुरू होता है, तो वो भी एक राष्ट्रवाद के पनपने का एक महत्वपूर्ण कारण है। और 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो 1915 में ही महात्मा गांधी भारत को स्वदेश लौट जाते हैं, यानी स्वदेश आते हैं। और वहाँ से प्रथम उनका सत्याग्रह था बिहार के चंपारण जिले में, चंपारण सत्याग्रह। वो चंपारण सत्याग्रह था वो नील की खेती के, क्योंकि किसानों को नील की खेती के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। आते ही 1917 में उन्होंने नील की खेती चंपारण में आंदोलन किया नील खेती के खिलाफ। दूसरा 1917 में खेड़ा के गुजरात में खेड़ा जगह है जिसको खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। वहां पर किसानों को कर देने से बहुत, मतलब कर जो था, कर वो बहुत ज़्यादा लिया करते थे सरकार, अंग्रेज सरकार, तो उन्होंने उस कर को मुक्त कराया, क्योंकि खेती फसल सब बर्बाद हो चुके थे भाई, युद्ध चल रहे थे, खेती किसान ये सब चीज़ क्या हो रहे थे, धीरे धीरे बर्बाद हो रहे थे। तो किसान लोग जो है खेतों का जो कर है वो नहीं दे पा रहे थे, लगान नहीं चुका पा रहे थे, जिसकी वजह से सरकार उन पर ज़्यादा ही मतलब कि ज़्यादा ही उसको दंडित करती थी। तो सरकार, महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह के खेड़ा में किसानों को क्या कराया, लगान माफ करवाया, कर मुक्त करवाया। तो उनका एक खेड़ा सत्याग्रह भी आता है। साथ ही साथ में उन्होंने अहमदाबाद में सूती कपड़ा जो एक मिल थी, वहाँ पर जो कारीगर थे, वहाँ पे काम करने वाले वहाँ के लोगों के खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन शुरू किया। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो समय के साथ राष्ट्रवाद की भावना को पनपने दिया, और राष्ट्रवाद इन्हीं से पनपा। और भारत एक दिन ऐसा हुआ कि भारत एक आज़ाद देश बन गया, राष्ट्र बन गया। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, अंग्रेजों ने फिर भी कुछ चीज़ें का कसर नहीं छोड़ा। भारतीयों का इतना साथ देने के बाद भी उन्होंने कहा कि आप हमारा साथ दो, हम आपको क्या करेंगे, आज़ाद कर देंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने आज़ाद नहीं किया। तो अंग्रेजों ने भारतीयों की स्वशासन की मांग को क्या कर दिया, भारतीय स्वशासन को मांग के क्या कर दिया, उसको ले जा, भारतीय स्वशासन की मांग को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। और जैसे ही खारिज किया तो 1919 में एक रोलेट एक्ट आया, काला कानून। इस काला कानून में, जो काला कानून है, इसमें बिना किसी आरोप के 2 साल तक के लिए कैद सजा दी जाती थी। तो ऐसे कानून उन्होंने बनाए। उसके बाद 1919 में 13 अप्रैल 1919 को आप सभी को पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें हजारों निर्दोषों को मार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। कुछ ऐसे थे जो एक कुआं है वहां पर, वहां कूद गए थे। ओके, तो ये सब घटना है। उसके बाद खिलाफत आंदोलन, खलीफा के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया किसने, मोहम्मद अली और शौकत अली। ओके, ये सब राष्ट्रवाद, देखो ये आंदोलन तो है ही, लेकिन ये राष्ट्रवाद के लिए है, मतलब अपने प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति के लिए जो भावना है उनके लिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। यहाँ पे और भी कुछ चीजें हुआ बीच में, लेकिन हम उन चीजों की नहीं करेंगे। हम द्वेष शासन भी लगा 1919 में, लेकिन वो हमने नहीं लगाया, वो राष्ट्रवाद के लिए नहीं था। तो राष्ट्रवाद की भावना को समझने के लिए राष्ट्र को समझो कि राष्ट्र में हमने अपने लिए क्या क्या किया। तो
तो हमने अपने लिए इन सब चीज़ों को स्टार्ट किया, राष्ट्रवाद की भावना को पनपने के लिए। तो खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली। फिर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन एक ऐसी घटना होती है 1922 में, चौरी चौरा की घटना। उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा, जहां पर कुछ लोगों ने पुलिस वालों को जिंदा जला दिया, गाड़ी को जिंदा जला दिया। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस लिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? चौरी चौरा की घटना के बाद। एक कब घटना हुई थी? 1922 में। 1922 में घटना के बाद ही 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है, जिसमें कुछ भारतीय अंग्रेजों की जो रेलगाड़ी है जिसमें खजाना था उसको लूट लिया, तो उसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। यह भी राष्ट्रवाद की भावना है, क्योंकि उस समय उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि अगर लूटा जाए तो हमारे पास धन होगा और हम चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। तो वहां पर काकोरी कांड की शुरुआत होती है। 1928 में साइमन कमीशन जब आता है, साइमन कमीशन भारत आने का कारण था 1919 में जो उन्होंने एक द्वैध शासन लगाया था, उस चीज़ की विश्लेषण करने के लिए, क्योंकि हर 10 सालों के बाद अंग्रेज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखते थे कि क्या सुधार है उस चीज़ को लेकर। तो भारतीयों को अलग लगा कि उसमें अलग चीज़ें चल रहा था, और उसी समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ये घटना साइमन कमीशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको ध्यान रखना है, पेपर में पूछता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस समय हुई। तो साइमन कमीशन के समय जब लाठीचार्ज हो रहा था तो उस समय उनकी मृत्यु हुई थी। साइमन कमीशन के बाद अगर बात करें तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंका था, और इन्हीं बम की कारण उनको क्या किया, अरेस्ट कर लिया गया था। ओके, और उसके बाद 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी यात्रा। तो पूछा जाता है दांडी यात्रा की स्टार्टिंग डेट कब है? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने साबरमती से शुरू किया, और 6 अप्रैल को 1930 को हुई नमक कानून तोड़ा। कहां पहुंचकर? दांडी पहुंचकर। साबरमती से चले थे कहां? दांडी। साबरमती से कहां चले थे? दांडी। दांडी एक समुद्र किनारे का जगह है जहां पर नमक का निर्माण होता है। वहां जाकर नमक के कानून को तोड़ा था, नमक कानून को तोड़ा था। और 1930 में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन संगठित किया। यह भी राष्ट्रवाद की भावना को लेते हुआ था कि 1930 में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन एक संगठित किया, एक राष्ट्रवाद की भावना को पनपाने के लिए, उन चीज़ों को देखने के लिए। 23 मार्च 1931 को ही राष्ट्रवाद के कारण ही फांसी की सजा दे दी गई। किन को मिली थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ये 3 लोग तो जिनको 23 मार्च 1931 को क्या दिया गया? फांसी की सजा दे दी गई। ये राष्ट्रवाद के ही कारण था। 1931 में एक गांधी इरविन समझौता हुआ, और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया? वापस लिया। जो दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, उसको 1931 में ही क्या करना पड़ा? वापस लेना पड़ा। महात्मा गांधी ने उसको वापस ले लिया। इसी समय कुछ गोलमेज सम्मेलन भी हुए थे। गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अगर बात करें 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों है? तो 26 जनवरी को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1900 कांग्रेस अधिवेशन जब था, तो 26 जनवरी 1930 को हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा की गई थी। आज हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। लेकिन 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो ये सब राष्ट्रवाद की ही भावना थी। ओके, उसके बाद आता है 1932 में पूना पैक्ट। पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच होता है। पूना पैक्ट किसके बीच में? एम.के. गांधी प्लस बी.आर. अंबेडकर।
तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान पर विचार करा कि पाकिस्तान पर विचार करने वाला प्रथम विचारक कौन था? रहमत अली। 1933 में उन्होंने इस पर विचार किया और 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, तो इससे प्रांतीय सरकार का गठन हो गया, प्रांत बन गए, अब अलग अलग प्रांत बन के अलग अलग उनकी सरकारें गठित हो गई। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा और हम जानते भी हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ तो अपना संविधान लागू 1950 में हुआ, अपना संविधान लागू, लेकिन उससे पहले हम किस तर्ज पर काम कर रहे थे, किस तर्ज पर भारत के शासन चल रहा था? तो 1935 के अधिनियम पर ही भारत का शासन चला हुआ था। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के सदस्य से इस्तीफा दे देते हैं और उन्होंने जाकर रंगून में पहले हिटलर से मिलते हैं जाकर, फिर ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, मिलने के बाद वहाँ पर एक आज़ाद हिंद फौज की क्या करा, स्थापना की। तो ये सब राष्ट्रवाद की ही भावनाओं को ही देखते हुए था। और 1940 में मुस्लिम लीग की मांग लाहौर अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया। जो मुस्लिम लीग थे उनका अधिवेशन हुआ लाहौर में, तो 1940 में उनकी मांग को क्या कर लिया गया, स्वीकार। देखो विचार कब आया, 1933 में कि पाकिस्तान बनना चाहिए, पाकिस्तान होना चाहिए, और 1940 में क्या हुआ, इसको स्वीकार कर लिया गया कि अब क्या होगा, पाकिस्तान बनेगा, यानी इसकी मांग को स्वीकार कर लिया गया। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई महात्मा गांधी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन, उन्हीं में उन्होंने नारा दिया, करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। कब दिया था, 1942 में। कब, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, करो या मरो। और जैसे ही उन्होंने आंदोलन शुरू किया, उस समय कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हो रहे थे। आपको पता है कि 40 से लेकर 45 तक के बीच में कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए। तो 1945 में जापान पर परमाणु बम जैसे फेंका, 6 अगस्त और 9 अगस्त, ये 2 दिन ऐसे हैं जापान के लिए जिन्होंने जापान को ख़त्म कर दिया। परमाणु बम गिरते ही नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरते ही जापान ख़त्म हो गया। आज भी वहाँ पर इस चीज़ों को आज भी असर है। और लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने आज अपने आप को कितना विकसित कर लिया, डेवलप कर लिया, उसकी हम आज चर्चा नहीं कर सकते, जिक्र नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। जापान पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराया और जैसे गिराया तो द्वितीय विश्व युद्ध की समापन हो जाता है। और समापन होते ही 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है और उस कैबिनेट मिशन को भारत की मांग को स्वीकार करते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। और इस चर्चा को हम धीरे धीरे फिर से टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे कि क्या क्या इन घटनाओं में हुआ, इनकी हम चर्चा करते हैं। तो एक बार जल्दी से इसको देखो, कोई डाउट हो पूछो जल्दी से एक बार। फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता देता हूँ। हो गया सबका? तो कौन कौन सी घटना कैसे कैसे हुई, कोई दिक्कत? चलो तो देखते हैं। यहाँ पे इसको रब कर दूँ, एक बार जल्दी से इसको देख लो। कोई डाउट तो नहीं है कहीं पे भी किसी तो? इसके बाद इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा फिर डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। हमने एक तरह से क्या देखा कि किस तरीके से हमारे लिए राष्ट्रवाद का एक समय कैसे बढ़ता चला गया और एक राष्ट्रवाद की भावना के कारण ही हमारा देश आज़ाद हुआ। तो राष्ट्रवाद की भावना क्या होता है? राष्ट्र के प्रति प्रेम, यानी लोगों का जो समूह है, एक समान भाषा, समान क्षेत्र, समान धर्म के लोगों के प्रति जो समान सोच है, भावना है, उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, चलो जल्दी एक बार फिर हम राष्ट्रवाद के कुछ कारण देखेंगे। तो राष्ट्रवाद के समय के कारण कुछ समय थे जो राष्ट्रवाद क्या हुआ? पनपा। और राष्ट्रवाद के कारण ही आज भारत आज़ाद देश है। ओके, भारत एक राष्ट्र है। कुछ अंग्रेजों ने भारत को कहा था कि भारत कभी भी एक राष्ट्र नहीं बन सकता,
लेकिन फिर भी देखो कितनी चीजें हुई कि भारत आज एक राष्ट्र है, संगठित राज्य है, संगठित देश है। संगठित मतलब एकता के साथ मिले हुए हैं। चलो, तो एक टॉपिक आता है इसी के अंदर राष्ट्रवाद में ही कि राष्ट्रवाद के पनपने के क्या कारण है, जन्म देने वाले क्या कारण है। तो उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद। किस किस को पता है ये शब्द का अर्थ, उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है? उपनिवेश का मतलब क्या होता है, लिख लो। उपनिवेश का मतलब लिख लो पहले, क्योंकि ये शब्द आगे हम बहुत बार यूज करेंगे, उपनिवेशवाद, उपनिवेश, क्योंकि ये शब्द इस राष्ट्रवाद के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखो, वे सभी क्षेत्र उपनिवेशवाद के तहत, वे सभी क्षेत्र उपनिवेशवाद के तहत उपनिवेशवाद के तहत उपनिवेशवाद के तहत आते हैं, जो विदेशी सत्ता द्वारा शासित हैं, जो विदेशी सत्ता द्वारा शासित हैं एवं जिनके निवासियों को पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी एक ऐसे क्षेत्र जो किसी बाहरी क्षेत्र द्वारा शासित होते हैं और जिस पर वहां के रहने वाले नागरिकों का कोई अधिकार नहीं है, कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो जो ताकतवर राष्ट्र है उसको निर्बल राष्ट्र पर जो शासन चलता है उसी को हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। तो उपनिवेशवाद का मतलब समझ में आ गया। जिस तरीके से मैंने सामंत बताया था, सामंतवाद, जब राजा महाराजा होते थे सामंतवाद की तरह काम करते थे, अब सामंतवाद नहीं होंगे, अब क्या होंगे, उपनिवेशवाद का शब्द ज्यादा होगा। तो उपनिवेशवाद का मतलब हो गया कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कोई ताकतवर शासन करता है, शोषण करता है, किस पर, निर्बल राज्य पर, निर्बल राष्ट्र पर। इसको हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद। तो राष्ट्रवाद के जन्म देने का कारण क्या था, उपनिवेशवाद। आप बताओ, कोई निर्बल देश है, कोई कमजोर देश है या राष्ट्र है, उस पर कोई अधिकार करेगा, शोषण करेगा, तो उनके मन में नहीं आएगा कि हम अभी अपने आप को खड़े हो जाए, स्वशासन करें। तो ये एक जन्म देने वाला कारण है। क्या, तो उपनिवेशवाद अगर पूछा जाए कि राष्ट्रवाद के जन्म देने का कारण क्या क्या हो सकता है, तो क्या है, उपनिवेशवाद। भारत और वियतनाम एक ऐसे देश है जहां पर इन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो भारत में राष्ट्रवाद के पनपने का कारण क्या था, उपनिवेशवाद। आगे लिखो, ये जन्म के कारण थे, आप लिखो पनपने के कारण। एक तो हो गया जन्म और एक पनपना, दोनों फर्क होता है कि नहीं होता है। पनपना मतलब और जन्म मतलब, जन्म का मतलब है कि कौन सा ऐसा बीज है जो इस चीज को आया। अब पनपने का मतलब है, देखो अब से बीज लगा दिया, अब उसको बीज लगाओगे तो क्या वो पनप जाएगा, क्या बीज लगाओगे तो पनप जाएगा, वो नहीं पनपेगा। अगर बीज लगाकर वो नहीं पनपेगा, इसका मतलब क्या है, अगर बीज, जैसे मान लो मैंने एक गेहूं का बीज ऊपर रख दिया पत्थर पे, क्या पनप जाएगा। अब बीज का जन्म तो हो चुका है लेकिन पनपने का नहीं। तो पनपने का कारण लिखो। ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, और जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शब्द आएंगे
उन चीजों के लिए। तो लिखो पनपने के कारण। पनपने के कारण कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो पनपने के हैं? लिखो पहला कारण साहित्य, लोक कथा, गीत व चित्र। जो पहला कारण है वो क्या है? साहित्य, गीत, लोक कथा, साहित्य, गीत, लोक कथा, चित्र। आपने देखा कि राष्ट्रवाद पनपा जब भारत माता का चित्र बना, किसने बनाया था? बंकिम चंद्र अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने उनका चित्र बनाया था। तो कुछ ऐसी कथाएं हैं, जैसे वंदे मातरम लिखा, एक गीत है ना, वंदे मातरम। तो ये सब क्या है? राष्ट्र भावना के पनपने के कारण थे। अगला कारण लिख सकते हो, लिखो जल्दी से। भारत माता की छवि रूप लेने लगी। भारत माता यानी भारत अब एक देश नहीं है, भारत क्या है? हमारी माता है। तो भारत माता की छवि होने लगी रूप। भारत माता, भारत माता की छवि का रूप। जो भारत माता की जो छवि थी वो इस चीज का रूप लेने लगी कि भारत माता है और कोई मां से कितना प्यार करता है। तो ये राष्ट्रवाद के पनपने के कारण थे। तीसरा लिखो लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय पहचान। लोक कथाओं द्वारा, लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय पहचान। भाई जैसे अपने देखो बिहार में कुछ अलग गीत है, लोकगीत अलग होते हैं ना, हम लोग अलग लोकगीत गाते हैं। राजस्थान के लोग अलग गाते हैं, हरियाणा के अलग गाते हैं, यूपी के अलग, मेरठ के अलग, तमिलनाडु के अलग, कर्नाटक के अलग, उनकी गीत अलग अलग है। ठीक है, तो लोक कथाओं भी राष्ट्रवाद की प्रेरणा, राष्ट्रवाद की पनपने के कारण है। अगला लिखो इतिहास की पूर्ण व्याख्या यानी पुनर्व्याख्या। इतिहास की पुनर्व्याख्या। पुनर्व्याख्या इतिहास। मान लीजिए आपको पता चला कि आपका इतिहास ऐसे ऐसे है, तो क्या आप में राष्ट्रवाद की भावना नहीं जमेगा? भाई आपको पता चला कि एक गांव में ऐसे ऐसे लोग रह रहे हैं, ऐसे इस तरीके शासन कर रहे हैं, तो क्या राष्ट्रवाद की भावना नहीं पनपेगा कि नहीं इस बार इस नेता को खत्म करना है अब? तो ये राष्ट्रवाद की भावना के पनपने का कारण है। ओके, कुछ ऐसे चित्र हैं, झंडा, पहले बहुत सारा चीज ऐसे चित्र के रूप में होता था। जैसे अगर बता दूं आपको, जैसे कि अगर कोई कड़ा है जिसमें बेड़ी था, बेड़ी जिसमें किसको रखा जाता है? बेड़ियों में जकड़ कर अपराधियों को। तो अपराधियों में अगर बेड़ियों को जकड़ कर रखा जाता था, तो बेड़ियों को अगर चित्र लगा हुआ था, बेड़ी टूटा हुआ, जैसे मान लो एक बेड़ी ऐसा लगा हुआ है और एक बेड़ी इस तरीके से लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? टूट गया। तो टूट का मतलब है आज़ादी। तो इस तरीके से कुछ प्रतीक थे, इस तरीके से क्या थे? कुछ प्रतीक थे। ओके, तो ये सब चीजें राष्ट्रवाद की भावना को पनपने का कारण बना। अब आता है पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। इनके बारे में कुछ समझ लेते हैं, सुन लो बस। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, भारत पर प्रभाव कैसे पड़ा, युद्ध के पश्चात की परिस्थितियां कैसे बनी, भारत में कैसी स्थितियां रही युद्ध के बाद। तो युद्ध के कारण जो रक्षा संबंधी खर्चे थे वो ज़्यादा हो गए। भाई अगर भारत में युद्ध होगा तो रक्षा के लिए तो खर्चा होगा कि नहीं होगा? अब जब रक्षा के लिए खर्चा होगा तो उन्होंने क्या करा, अंग्रेजों ने भारतीयों से जो आय कर था या विभिन्न प्रकार के कर लेने शुरू कर दिए। भाई अब अंग्रेजों का पैसा खर्च होगा युद्ध में, तो वो पैसा कहाँ से लाएंगे? भाई अगर हम बात करें क्यों ऐसा कारण हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध हमने अगर ऐड किया, तो प्रथम विश्व युद्ध हमने क्यों ऐड किया? उसमें क्या कारण थे? राष्ट्रवाद के क्या कारण थे? तो प्रथम विश्व युद्ध में आप खुद सोचो कि अगर लड़ाई होगा यानी रक्षा के लिए खर्चा नहीं होगा क्या? अगर रक्षा के लिए खर्चा होगा
तो क्या ब्रिटिश सरकार के पास इतना पैसा है कि खर्चा को वो कर दें? नहीं। अगर नहीं है तो क्या करेंगे? भारतीय लोग हैं, किसान हैं, उन पर क्या करेंगे? कर लगाएंगे। विभिन्न विभिन्न प्रकार के कर लगाए, विभिन्न प्रकार के क्या लगाए? कर लगाए। आय में वृद्धि कर दिया, आय का जो टैक्स है, आयकर, उनमें वृद्धि कर दिया। और कर इतना कर दिया कि कुछ कुछ तो दोगुने कर हो गए। किसी किसी जगह पे तो कर कैसे हो गए? दोगुने हो गए, जिससे राष्ट्रवाद की भावना पनपी। जो चीजें थी, जो वस्तु की कीमत थी, वो भी क्या हो गई? बढ़ गई, कीमत भी दोगुनी हो गई। जो कर पहले 5 था वो 10 रुपये कर दिया गया, जो कीमत 10 रुपये का था वो 20 रुपये कर दिया गया, तो कीमत बढ़ गई, कर बढ़ गया। जो भारतीय सैनिक थे उनको जबरदस्ती नहीं होना, फिर भी उनको जबरदस्ती युद्ध में, सैन्य में भर्ती किया जाने लगा। ये सारे के सारे कुछ कारण थे जो प्रथम विश्व युद्ध में राष्ट्रवाद का कारण बना। क्या क्या कारण हो सकते थे? रक्षा के कारण में खर्चा बढ़ा, खर्चा बढ़ने से क्या हुआ? कर बढ़ा दिया, टैक्स जो आयकर है, इनकम टैक्स है वो बढ़ा दिया, जो लगान है वो बढ़ा दिया किसानों का, जो कीमत है वस्तु की वो बढ़ा दी। बिना किसी का मन नहीं है फिर भी अलग अलग क्षेत्रों में सैनिकों को भर्ती करने लगा, क्योंकि बहुत सैनिक मारे जा रहे थे प्रथम विश्व युद्ध में। तो ये सब कारण क्या थे? आपको पता है एक फ्लू बीमारी भी आ गई थी, महामारी। उस समय एक बीमारी भी आई थी, जैसे 2020 में एक आया था, ऐसे ही 1920 में भी एक महामारी आई थी उस समय। तो ये सब कुछ कारण थे वहां पे पनपने के। 1921 की, लिख लो एक बात, लिख लो, 1921 की जनगणना के अनुसार, 1921 की जनगणना के अनुसार 120 लाख से 130 लाख, 120 लाख से 130 लाख लोग, 120 लाख से 130 लाख लोग क्या हो गए थे? मारे गए थे। किस कारण से? अकाल और महामारी कारण से। किस कारण से? अकाल मतलब होता है कि किसी की कमी हो गई, और महामारी मतलब कि बीमारी। तो इस महामारी और अकाल से कितने लोग मारे गए थे? 120 लाख से 130 लाख, यानी 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख के बीच इतने लोग तो उस समय मारे गए थे 1921 की जनगणना के अनुसार। तो महात्मा गांधी ने जब ये सब खत्म हुआ तो उन्होंने सत्याग्रह पर, सत्य का आग्रह, सत्याग्रह, सत्याग्रह मतलब क्या होता है? सत्य और अहिंसा। तो इसी समय उन्होंने अहिंसा पर जो वचन है, अहिंसा, एक होता है हिंसा और एक होता है, तो सत्य को पाने के लिए हिंसा की जरूरत नहीं होती। महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्य को पाने के लिए हिंसा की जरूरत नहीं होती, इसलिए उन्होंने सत्याग्रह में सत्य प्लस अहिंसा पर बल दिया और इसके दम पर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, सत्य पर जीत होगी किसकी? मतलब झूठ पर सत्य की हमेशा जीत होती है। उनको ये पता था, उनको ये समझ में आता था, तो उन्होंने कहा कि सत्य को पाने के लिए कभी भी हिंसा की जरूरत नहीं पड़ती। तो सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह का आरंभ कैसे हुआ? तो वो आए 1915 में। एक आता है प्रवासी दिवस, कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। तो लिख भी सकते हो कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। भारत लौटे और 9 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी के बाद एक 12 जनवरी और डेट है, 12 जनवरी उस युवा दिवस किसके कारण, किनके लिए मनाया जाता है? स्वामी, बताया था ना, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की युवा दिवस।
तो उन्होंने जब भारत आए तो उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया। क्या किया? सत्याग्रह। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए एक सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह किया था ना, चंपारण आंदोलन 1917 में। कब? तो 1917 में उन्होंने नील की खेती के ऊपर सत्याग्रह आरंभ किया। फिर 1917 में ही खेड़ा के, जो गुजरात के खेड़ा जगह है, वहाँ पर किसानों के लगान और कर को माफ़ करवाया उसी सत्याग्रह के आधार पर। सत्य के उन्होंने हिंसा नहीं करवाया, कोई उन्होंने हिंसा नहीं करवाया, उन्होंने अहिंसा के और सत्य के बल पर ही उन्होंने ये दोनों चीज़ करवाए, नील की खेती, चंपारण सत्याग्रह, और खेड़ा में और अहमदाबाद में सूती मिल के कारखानों पर भी जो कारीगर थे उनके लिए सत्याग्रह किया। ये कुछ कारण थे जो उन्होंने सत्याग्रह का आरंभ किया। रोलेट एक्ट 1919, उसके बारे में लिखो। रोलेट एक्ट 1919, इसके बारे में कुछ बात है, लिख लो। सत्याग्रह में कौन कौन सी बातें थी, लिख लो। सत्याग्रह में एक बार ऐसे ही हेडिंग उतार के ताकि याद रहेगा। सत्याग्रह पहला 1917 में क्या? चंपारण। चंपारण में क्या था? नील की खेती। क्या था? दूसरा ही 1917 में ही क्या हुआ था? गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह किया था, खेड़ा गुजरात। इसमें क्या था? किसानों का लगान और कर मुक्त करवाया था, किसानों को लगान और कर मुक्त करवाया था। और 1918 में अहमदाबाद में सूती कपड़े के मिल में जो कर्मचारियों के लिए एक सत्याग्रह किया था। ठीक है, तो ये तीन उन्होंने सत्याग्रह के नाम पर किया। और उसके बाद आया 1919 का रोलेट एक्ट। 1919 के रोलेट एक्ट के बारे में कुछ जानकारी लिख लो। देखो, ये एक ऐसा एक्ट था जिसमें बिना मुकदमा चलाए, लिखो, एक ऐसा एक्ट जिसमें बिना मुकदमा चलाए, 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष या 2 साल तक कैद। इसी के लिए इसको नाम देते हैं काला कानून। तो रोलेट एक्ट को ही नाम देते हैं क्या? काला कानून। इसका क्या उद्देश्य था? अंग्रेजों ने जो शुरू किया था जो काला रोलेट एक्ट, जो राजनीतिक दमन है, जैसे अब देखो महात्मा गांधी हर बार सत्याग्रह कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना किसी चीज़ की मांग उठती जा रही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की क्या हो रही है? मांग उठती जा रही है। लोग धरना पे बैठ रहे हैं। जलियांवाला बाग को हत्याकांड होता है वो इसी वजह से तो होता है कि वो दमन करना चाहते थे। तो इसका कारण क्या था? स्टार्ट करने का कारण क्या था अंग्रेजों का? कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो क्या हो जाए? उनका दमन हो जाए, उनका सफाया हो जाए, वो बंद हो जाए। ठीक है। और इन्होंने जो नागरिक आज़ादी है उस पर पूरा प्रहार किया कि जो भारत के जो नागरिक है उनको पूरा आज़ाद नहीं देखो, कहीं नहीं मत बैठो, आप कहीं इकट्ठा नहीं हो। आज आपने देखा होगा धारा 144, आप गुट बना के नहीं रह सकते। तो ये सब चीज़ क्या है? नागरिकों के ऊपर शिकंजा कसना, नागरिकों के जो अधिकार है उस पर शिकंजा कसना। और भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर पास किया गया। भाई ये रोलेट एक्ट है, इसमें किसी भी भारतीय का सहमति नहीं है। इसमें सारे के सारे कौन थे? अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने अपना पास कर दिया, क्यों? उनको दमन करना था। उसके बाद आता है रोलेट एक्ट के परिणाम क्या हुआ। तो लिखो परिणाम। इसका मेन बात क्या था कि 2 वर्ष के लिए बिना किसी मुकदमे का ये 2 साल तक कैद रख सकते किसी भी आदमी को, जिसको मन के उसको उठा लेते थे, चल भाई तू अंदर। ठीक है। तो इसका परिणाम क्या हुआ? लिखो परिणाम, ये ध्यान रखना परिणाम सभी चीजें। 6 अप्रैल को
महात्मा गांधी के नेतृत्व में 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय हड़ताल अखिल भारतीय को क्या क्या हुआ था? अखिल भारतीय हड़ताल शुरू किया महात्मा गांधी ने नेतृत्व में। रैली जुलूस निकाले सबने, रैली और जुलूस निकाले। जो रेलवे कर्मचारी हैं उन्होंने काम बंद कर दिया, दुकानें बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई। बैंक, डाकखाने, रेलवे स्टेशन पर हमले हुए। बैंक, डाकखाने और रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ? हमला हुआ। और जो स्थानीय नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो स्थानीय नेता हैं उनको हिरासत में ले लिया गया। ये सब इसके परिणाम थे। ये सब क्या थे? इसके परिणाम थे। अब आता है रोलेट एक्ट के बारे में। रोलेट एक्ट के बारे में कुछ विस्तार से समझ लेते हैं। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। किसके द्वारा? लिखो। लिखो। रोलेट एक्ट के बारे में विस्तार जानेंगे और इसी के वजह से जलियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है इसके जस्ट बाद ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। देखो 6 अप्रैल 1919 और जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। जैसे ही अखिल भारतीय हड़ताल शुरू किया महात्मा गांधी ने तो 13 अप्रैल क्या हुआ? लोग रैली जुलूस निकाल रहे थे। उसी रैली जुलूस के चक्कर में वो जलियांवाला बाग है एक, वहाँ पर लोग बैठे थे और बिना किसी आया जनरल डायर और गोलियों से भुनना शुरू कर दिया। भगदड़ मची, लोग घायल हुए, कुछ मरे। और एक कुआं है वहाँ पे, उस कुएं में भी कूद गए लोग। कहा जाता है कि हजारों लोग उस कुआं में कूद गए थे, जो जिसे नीचे दबने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। तो ये कुछ घटनाएं हैं। तो रोलेट एक्ट के बारे में कुछ है, चीज़ लिखो। रोलेट एक्ट, अभी तक हमने रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ा कि रोलेट एक्ट एक काला कानून है जिसमें किसी तरीके से किसी भी प्रकार से लोगों को क्या किया जाता था? बंद कर दे, बिना मुकदमा चलाए उसको 2 साल तक आप जेल में कैद रख सकते हो। ये इसका मेन। दूसरा क्या था? बिना किसी भारतीय के सपोर्ट से यानी जानकारी से ये कानून पास किया गया था। ठीक है। इसका परिणाम हुआ कि लोगों ने जुलूस, रैलियां ये सब निकालना शुरू किया, दुकानें बंद कर दी, बहुत सारी चीज़ें हुआ। तो अब बात करते हैं रोलेट एक्ट के बारे में कुछ विस्तार से। कुछ 5-6 बातें हैं, लिखो पहले। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में। तो पूछा जा सकता है कि रोलेट एक्ट किसके द्वारा पास किया गया था? तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें लिखने की जरूरत नहीं है, भारतीय सदस्य का कोई समर्थन नहीं था, फिर भी यह क्या हुआ? पारित हुआ। क्योंकि अभी पढ़ा हमने कि रोलेट एक्ट में भारतीयों का कोई समर्थन नहीं था, यानी कोई भी उनको पता नहीं था कि ये क्या है। दूसरा लिखो, इसको क्रांतिकारी गतिविधियों को
दमन करने के लिए लाया गया था। इसको क्रांतिकारी गतिविधियों को दमन करने के लिए लाया गया था। इसको क्रांतिकारी गतिविधियों को दमन करने के लिए लाया गया था और बिना किसी ट्रायल के दमन करने के लिए, बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक कैद, बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक कैद या बंदी बनाया जा सकता था। बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी मुकदमे के उसमें कितने साल तक रह सकते थे आदमी? 2 वर्षों तक कैद रखा जा सकता था उसको। आगे लिखो। 6 अप्रैल 1919 को 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया। राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया। राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया। लिख लिया यहां तक। और इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का इतना लिखो नहीं, इसे लिखना नहीं है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन का शुरुआत इतना समर्थन हुआ लोगों का शुरुआत में कि सारी लोगों ने हड़तालें करना शुरू कर दिया, दुकानें बंद कर दी। रेलवे जो हिंदी जो भारतीय लोग थे उन्होंने दुकानें बंद करना शुरू कर दिया। व्यापार स्थगित हो गई। रेलवे, बैंक, डाक खाने सभी जगह पर क्या हुआ? बंद हो गए। कहीं हमले हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं। ये सभी इसी के परिणाम थे। आगे लिखो। और लिखो, इसको दमन करने के लिए अंग्रेजों ने या अंग्रेजी हुकूमत ने कुछ स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया। कुछ स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया। और सबसे मेन बात याद रखना, स्थानीय नेताओं को क्या बना दिया? बंदी बना लिया गया। और गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश से रोका गया। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका गया कि गांधी जी का दिल्ली में प्रवेश क्या कर दिया? अब रोक दिया गया। गांधी जी को तो रोलेट एक्ट में कानून क्या था कि भाई बिना किसी कारणवश आपको 2 साल तक कैद हो सकता है। लोगों ने इसके समर्थन में, महात्मा गांधी ने इसको समर्थन में बहुत ज़्यादा आगे भी आए। मेन इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एक वो बन गया। 2 साल तक बिना किसी, ये कथन में आ सकता है ना कि इनमें से कौन सा कथन रोलेट एक्ट से संबंधित है, तो आप कम से कम वहां पर दे पाओगे। अगला हेडिंग डालो इसी में, जलियांवाला बाग। इसके बाद खत्म करते हैं क्लास को। जलियांवाला बाग क्योंकि इसी से संबंधित है। तो आप बताओ, रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने कब आंदोलन शुरू किया? राष्ट्रव्यापी आंदोलन 6 अप्रैल। तो उसी में लिखो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना। लिखो। सबसे पहले क्या 13 अप्रैल को डायरेक्टली गोली चल गई? नहीं, इससे पहले कुछ घटना हुआ होगा। तो लिखो 10 अप्रैल, 6 अप्रैल को आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन में जुलूस सब निकाल रहे थे। तो 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने
शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाया। जो शांतिपूर्ण, क्योंकि देखो महात्मा गांधी सत्याग्रह चला रहे थे, क्या चला रहे थे? सत्य और अहिंसा। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, क्योंकि वो हिंसा के खिलाफ थे, तो वो अहिंसा यानी बिल्कुल आप हिंसा मत करो, आप शांतिपूर्वक सारे काम करो। तो 10 अप्रैल को शांतिपूर्ण तरीके से जो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी काम कर रहे थे, प्रदर्शन जो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी थे उन पर क्या चला दिया अंग्रेजों ने? गोली चला दी। इस गोली चलाने से क्या हुआ? भगदड़ तो मचेगी और अमृतसर में मार्शल लॉ ला दिया गया। मार्शल लॉ की कोई इकट्ठा विकट्ठा नहीं होगा और इसकी कमान जनरल डायर को सौंपी गई। किसको सौंपी गई? हाँ, अब इसको मार्शल लॉ की जो जिम्मेदारी थी किसको सौंपी गई? जनरल डायर को सौंपी गई। और 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी, पंजाब में वैसाखी मनाया जा रहा था। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में वैसाखी मनाया जा रहा था, जिसे जलियांवाला बाग में मेला लगा हुआ था, जिसे जो लोग उस मेले में शरीक होने आए थे, शरीक मतलब क्या? शामिल होने आए थे। जो लोग जिससे या जो लोग उस मेले में शरीक होने आए थे। आपने देखा होगा आज भी जब बाग में जाओगे, किसी बाग में, तो क्या रास्ता चौड़ा होता है? क्या कोई एंट्री कर सकता है उस बाग में? नहीं, चारों तरफ बंद रहता है, छोटा सा गेट होता है। तो क्या हुआ कि जब बाग में मेला लगा हुआ था तो लोग मेला देखने जा रहे थे, तो वहां पे निकलने विकलने का जो रास्ता था वो संकीर्ण था। क्या था? पतला था, जिसे जनरल डायर ने लिखो तो जलियांवाला बाग क्या लिखा था अभी? मनाया जा रहा था, जिसमें जलियांवाला बाग में मेला लगा हुआ था, जो लोग शरीक होने या शामिल होने आए थे। तो जनरल डायर ने उस बाग को चारों तरफ से, उस बाग को चारों तरफ से घेर लिया गया और निकलने का रास्ता बंद करवा दिया। चारों तरफ से घेर लिया और निकलने का रास्ता बंद करवा दिया और भीड़ पर गोली चलवा दी। और भीड़ पर गोली चलवा दी। लिख लिया? भीड़ पर गोली चलवा दी। किसने? जनरल डायर ने। जनरल डायर ने अब भीड़ पर गोली चलवा दी, जिससे सैकड़ों लोग, हजारों लोग लिख सकते हो, सैकड़ों लोग, हजारों लोग मारे गए। तो इसका प्रभाव क्या हुआ कि सैकड़ों लोग कहां उतर गए? कहां उतर गए सैकड़ों लोग? धरना पर उतर गए। सैकड़ों लोग रास्ते पर आ गए धरना प्रदर्शन करने के लिए और हड़ताल होने लगी। लोग पुलिस के खिलाफ मोर्चा निकालने लगे। ये सारी घटनाएं वहां पर होने लगी। ठीक है, तो इसके कुछ प्रभाव पड़े। लोगों को कोड़े मारे गए, पंजाब में गांवों पर बम बरसाए गए। ऐसे भी कुछ घटनाएं वहां पर हुई थी। लोगों को कोड़े मारे जाते थे वहां पे, जो इसके खिलाफ मोर्चा निकालते थे या कुछ करते थे। तो इस तरीके से
जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण क्या है? रॉलेट एक्ट है। और इसी हत्याकांड के बाद आंदोलन को वापस लेना पड़ता है महात्मा गांधी को, और एक आंदोलन अब खत्म होता है, दूसरा आंदोलन फिर स्टार्ट हो जाता है किसी और नाम से। तो इस तरीके से हमारे भारत आज़ाद हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में। चलो, तो राष्ट्रवाद के बारे में कुछ और चीज़ें चर्चा करेंगे अभी हम।